अगर उससे पूछे कि बताओ कि तुम्हारे बॉडी में जो क्रोमोसोम्स आया वो किससे क्या क्या आया है, तो वो ये नहीं बोलेगा कि एक्स क्रोमोसोम्स हमारे फादर से आए, नहीं बोलेगा वाई क्रोमोसोम्स फादर से आए तभी हम मेल है। मेरा बात समझ में आया? अब आगे ठीक है। और हमारे पास एक क्या है, ब्राउन स्टीम, एक क्या हमारे पास ब्राउन स्टीम, ठीक है। अब ब्राउन स्टीम है सर, इसको हम ब्लैक से बना देते हैं, ठीक है। एक को डिनोट किससे किया है सर, एक को डिनोट कर दिया है कैपिटल जी से, एक को स्मॉल जी से डिनोट किया है। तो एक ग्रीन स्टीम प्लांट रोज प्लांट का जिसको जी से, और ब्राउन स्टीम प्लांट को किससे डिनोट किया गया है, हमारे पास स्मॉल जी से। एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसी के फादर आर्मी में, वो पूरे हार्डवर्क करके क्या है ट्रेनिंग को कंप्लीट किया। अब ट्रेनिंग को कंप्लीट किया तो उसका ऑप्शन थोड़ा कि आर्मी में चल जाएगा, हो सकता है कि वो इंजीनियर या फिर डॉक्टर भी बन सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जो लाइफ में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो। बेसिकली हमारा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर होगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्वेश्चन आपका इसी से आ जाएगा, ठीक है। इसी से आ जाने का मतलब कि थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज होगा जो आप समझ जाओगे, पर एक्सप्लेनेशन मेरा ध्यान से सुनना और सारे क्वेश्चन को सुनना। हम लोग कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। और क्योंकि अभी आपको सारे सब्जेक्ट को मैनेज करना है तो ये रिस्पांसिबिलिटी हमारा है कि कम समय में कैसे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएं और वही क्वेश्चन कराएं जो आपके लिए जरूरत है, ठीक है, क्योंकि आपका समय अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। हेलो एवरीवन, तो आज का जो टॉपिक होगा वो हम लोग सीबीएसई के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे होंगे। चाहे वो सबसे पहले अगर हम आपसे पूछे कि क्या होता है, यहाँ पे देखो अभी हम लोग कुछ आवर एनवायरनमेंट के क्वेश्चन को कर लेंगे, 4-5 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम लोग हेरिडिटी के क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मींट बाय ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। व्हाट इज मींट बाय ट्रॉपिक लेवल, तो सर ट्रॉपिक लेवल का मतलब क्या होता है, तुमको इसमें आंसर कैसे लिखना है, तुमको पता होना चाहिए कि जो हमारा आवर एनवायरनमेंट में टी से हम लोग ट्रॉपिक लेवल को दिखाते हैं, और हर एक ट्रॉपिक लेवल पे हमारे पास अलग अलग बांटा हुआ है, ऑर्गेनिजम्स अलग अलग रहते हैं। T1 में जैसे मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर्स हमारा जैसे कि प्लांट है, ठीक है, वहाँ पे। और T2 में हम लोग को पता है कि जो प्लांट्स के ऊपर, प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो डिपेंड होते हैं वो वहाँ पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रोड्यूसर्स प्लांट को खाते हैं उसको खाने वाला भी तो कोई है ना, कार्निवोरस। फिर हमारा क्या है, T4। इसी तरीके से हम लोग ट्रॉपिक लेवल को बांटे हैं। पर हम लोग को यहाँ पे फोकस क्या करना है कि सर ये जो हमारे पास T1 है ना, ये जो हमारे पास T1 है ये इसको एनर्जी देता है। कितना एनर्जी देता है सर, अपना 10% देता है, ठीक है। पर हमको ये भी पता है कि ये जो T2 का जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो T1 से ही एनर्जी को डिराइव करेंगे। अगर फूड चेन्स का बात करते हैं, ये T3 के होंगे तो ये T2 से ही एनर्जी को, सारे एनर्जी का सोर्स लेंगे। अगर T3 के सारे ऑर्गेनिजम्स, मान लो इसमें A, B और C है, इसे मान लो कि D, E और F है, ठीक है। तो D, E, F T1 से लेंगे, A, B, C T2 से लेंगे, A भी T2 से लेगा, B भी T2 से लेगा, C भी T2 से लेगा, D भी हमारा क्या है, T1 से ही एनर्जी लेगा। ऐसा नहीं होगा कि A हमारा किससे ले ले, T1 से ले ले, नहीं, ये नहीं होगा। तो आपको ट्रॉपिक लेवल में यही डिफाइन करना है कि हमारा जो ट्रॉपिक लेवल होता है सर वो है क्या, ध्यान से समझना। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिराइव करते हैं एनर्जी फ्रॉम सेम ट्रॉपिक, सेम एनर्जी सोर्स। सेम एनर्जी सोर्स का मतलब सर, सेम एनर्जी सोर्स का मतलब क्या, सेम एनर्जी सोर्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास अगर T1 है जो सनलाइट से एनर्जी ले रहा है, तो T2 में के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे D, E, F वो T1 से ही लेंगे। T3 में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो T2 से ही लेंगे। समझ में आ गया? बिलोंग टू सेम ट्रॉपिक लेवल, बिलोंग टू सेम ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, on an average what percentage of energy is transferred to the second tropic level from the first, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से, जैसे मान लेते हैं हम अभी तुरंत तुमको बताए थे कि हमारे पास ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। अगर मान लेते हैं कि इसके पास 10,000 जूल है, तो हमको पता है कि इसमें 10% जाता है सर एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल। कुछ नहीं करना है तुमको, इसको 10 से डिवाइड करो, और 10 से डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है तुम उतना उसमें लिख दो। कितना आएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास 1000। कितना आ जाएगा, 1000, मतलब कि 10,000 का 10% कितना होता है, 1000 होता है, 10,000 का। अब उसका 1000 का 10% T3 के पास जाएगा, कितना हो जाएगा, शॉर्टेस्ट मेथड 10 से डिवाइड कर दो, 100 जूल हो जाएगा, ठीक है। सर T4 के पास कितना जाएगा, इसका भी 10% निकाल लो, ठीक है, तो इसका 10 जूल जाएगा, मतलब टोटल कितना बचेगा इसके पास, 10 जूल। 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है हर एक ट्रॉपिक लेवल से। इतना बात समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन द एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना। ऑन एन एवरेज अबाउट 10% अवेलेबल एनर्जी ट्रांसफर, इस तरह करके तुमको इसका आंसर लिखना है। उसके बाद तुम्हारा हार्बीवोरस एनिमल्स प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, बिलोंग टू सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। मतलब कि हम लोग को पता है सर कि सबसे पहले तो प्रोड्यूसर्स आ गया प्लांट, उसके बाद T2 में हमारे पास क्या हो गया सर, वो हार्बीवोरस जो इसको खा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास T3 हो गया, फिर T4 हो गया। मतलब T3 मतलब कि जो इसको खा लेते हैं, T4 मतलब कि एकदम कार्निवोरस, ठीक है, जो इसको खा ले, T3 वाले को खा लेते हैं ना। तो तुमको पता होना चाहिए, ये तुमको इतना जानना जरूरी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। आगे देखते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब हमको एक बात बताओ यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट वन डिफरेंसेस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। ठीक है, तो हमको एक डिफरेंसेस लिखना है सर कि आखिर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तुमसे पूछे कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको डिग्रेडेड बाय माइक्रोबियल एंजाइम्स। ठीक है, माइक्रोबियल एंजाइम्स का मतलब कि सर वो वेस्टेज जो हमारे घर से, किचन से, ऐसे वेस्टेज जिसको डिकम्पोज कर सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स, बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोब्स। माइक्रोब्स अपना एंजाइम्स को रिलीज करता है और उसको क्या करता है, डिकम्पोज करना स्टार्ट करता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे कि प्लास्टिक, रबर, ये सबको तुम क्या कर सकते हो कि ये हमारा डिकम्पोज नहीं हो सकता, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो तुमको बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में जो डिग्रेड हो सकता है माइक्रोबियल एंजाइम्स, जैसे कि हमारा सर डोमेस्टिक वेस्टेज, ठीक है, डोमेस्टिक सीवेज में जितने भी वेस्टेज निकल रहा है, वाइल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज जितने भी होते हैं जो डिग्रेड नहीं होते हैं माइक्रोबियल एंजाइम्स के थ्रू, जैसे प्लास्टिक का वेस्टेज हो गया सर। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इसी में, और ये सीबीएसई का 2022-23 का ही क्वेश्चन है। देखो इसमें दो इंपॉर्टेंट हमको बताना है, टाइप ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट ऑन इन्वायरमेंटल इफ नॉट डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्ली। ठीक है, अगर इसको हम लोग डिस्पोज नहीं करते हैं प्रॉपर्ली तो क्या होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि सर क्या इल इफेक्ट है जब हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को, इल इफेक्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अगर हम डिकम्पोज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है दो इम्पैक्ट बताओ जहां पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा वेस्टेज का हमारे एनवायरनमेंट में अगर हम उसको डिस्पोज नहीं करेंगे तो सबसे पहला सर हमारे पास क्या लिखना है, ध्यान से देखना, दिस कॉज पॉल्यूशन when added to more than their rate, जब इसका कैपेसिटी से ज्यादा ये हमारा एक्यूमुलेशन होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देयर डिग्रेडेशन प्रोड्यूस लॉट ऑफ फॉल स्मेल, और तुमको पता होना चाहिए कि बहुत गंदा स्मेल भी होता है ना, जब इसमें क्या है हमारा ज्यादा जमा हो जाएगा। देखते होगे कोई कोई एरिया में जब क्या ज्यादा वेस्टेज जमा हो जाता है तो सड़ने लगता है ना, अब सड़ने लगता है तो वहां पे क्या है फॉल स्मेलिंग बहुत होता है। अब इल इफेक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दिस परसिस्ट द एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड। ध्यान से सुनना, ये तो सबसे खतरनाक है। तुमको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो तो मतलब कई कई साल तक हमारे पड़े रह जाते हैं, और उसके बाद वो जितने भी कीड़ों मकोड़ा या फिर आप कोई भी एरिया में है वो ऑर्गेनिजम्स को भी डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि वो उससे तो बहुत टॉक्सिक केमिकल भी निकलता है और वो डिकम्पोज भी नहीं होते। ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का बात हो गया। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सर ऑल दो हमारे पास गार्डन्स आर क्रिएटेड बाय मैन, ओके, बाय दिस कंसिडर टू बी एन इकोसिस्टम। जस्टिफाई करो स्टेटमेंट का। देखो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या आंसर है इसका। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास बोलते हैं ऑल दो गार्डन्स आर क्रिएटेड बाय मैन, ठीक है सर, गार्डन्स क्रिएटेड बाय मैन बट दीज आर कंसिडर टू बी एन इकोसिस्टम। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इकोसिस्टम बोल रहा है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, हमारे पास स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना। गार्डन का अगर बात करते हैं तो ये बायोटिक कंपोनेंट भी उसमें, ये बायोटिक कंपोनेंट भी है। सर बायोटिक कंपोनेंट क्या है उसमें, बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। सबसे पहले हमको एक बात बताओ कि प्लांट नहीं तुमसे बात करता है या नहीं बोलता है तो क्या प्लांट को तुम बायोटिक नहीं बोलोगे क्या? अरे वो भी तो लिविंग विंग्स है ना, वो भी तो लिविंग में आएगा। तो हमारे पास जो गार्डन होता है उसको हम क्यों बोले हैं कि ये तो एक गार्डन आर क्रिएटेड बाय मैन पर जस्ट कंसीडर टू बी एन इकोसिस्टम। उसको इकोसिस्टम क्यों बोले, क्योंकि उसमें बायोटिक भी है एबायोटिक भी है। इकोसिस्टम होता क्या है, बायोटिक और एबायोटिक का इंटरेक्शन को ही तो इकोसिस्टम बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है, गार्डन है बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में हमारे पास हो गया प्लांट, जैसे कि ग्रासेस, वैरायटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके बाद एंड सम ट्रीज। अब अगर हम बात करते हैं कि एनिमल्स, एग्जांपल इंसेक्ट्स, अर्थवॉर्म, बर्ड्स, ये सब भी तो सोइल में होते हैं। एंड इवन डिकम्पोजर्स जो सोइल में है, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया जो सोइल में है। एबायोटिक कंपोनेंट्स का बात करते हैं तो गार्डन इंक्लूड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, उसके बाद जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, सोइल एंड केमिकल्स भी प्रेजेंट होता है। बोथ दिस कंपोनेंट इंटरेक्ट करता है और इसी को तो हम इकोसिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना कि 1987 में सर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP formed an agreement to freeze the production of certain chemical to year 1986. नेम द केमिकल, किस केमिकल के बारे में उन्होंने बंद करने के लिए बोला था, और वो कंपनीज का भी नाम बताओ जिससे वो मोस्टली यूज होता था और जो वो लोग को उस केमिकल्स को प्रोडक्शन के लिए बढ़ावा दे रहे थे। देखो ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। इन व्हाट दिस केमिकल डैमेजेस, ठीक है, द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड अल्टीमेटली एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अर्थ। ध्यान से देखना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर तो हमको क्या लिखना है कि 1987 में सर्टेन इंडस्ट्रीज कंट्री साइन मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक
ठीक है। तो तुम इसका आंसर क्या लिखोगे, 1987 में बहुत ऐसे इंडस्ट्रीज कंट्रीज थे जिन्होंने कौन सा प्रोटोकॉल को साइन किया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये इसका मेन एम क्या था कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट वाज टू लिमिट द प्रोडक्शन एंड ओजोन डिप्लीटिंग। जैसे तुम देख रहे हो ना केमिकल्स का बात कर रहे हैं, दैट मींस कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही बात कर रहा होगा। ओजोन लेयर कहीं ना कहीं जो जिससे डैमेज हो रहा था उसी के ऊपर पॉइंट है ये। तो मेन एम क्या था कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट वाज लिमिट द प्रोडक्शन एंड ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC भी लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से सुनना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास क्या है कि CFC आर बीइंग प्रोड्यूस बाय रेफ्रिजरेटर। कहाँ से, रेफ्रिजरेंट से, एयर कंडीशनर से, क्लीनिंग सॉल्वेंट से, फायर सप्रेशर से और एयरक्राफ्ट से और एरोसोल से। इसमें से कोई 2-3 भी याद रखो कहाँ से निकलता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या है, ध्यान से सुनना, क्या तुमको और इसके बारे में लिखना है। इसके बारे में लिखना है कि जो CFC है सर, CFC प्रोड्यूस एक्टिव क्लोराइड रेडिकल्स। क्या प्रोड्यूस क्या करता है, एक्टिव क्लोराइड रेडिकल प्रोड्यूस करता है। रेडिकल्स क्या होता है, जो जिस तरह से तुम केटायन एनायंस पढ़ते हो उस तरह से रेडिकल्स भी होता है। तो हमारे पास ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक्टिव क्लोराइड रेडिकल, जो डिस्ट्रॉय करता है ओजोनोस्फीयर टू ऑक्सीजन कैटेलाइजिंग एंड कॉजेज ओजोन डिप्लीशन ऑफ द ओजोन शिल्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब उसका देखो CFC क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एक्टिव क्लोराइड रेडिकल्स। सर एक्टिव क्लोराइड रेडिकल्स क्या होता है, जिस तरह से आयन और कीटायन और एनायन पढ़ते हैं उस तरह से रेडिकल्स भी होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं, ओजोन को डिप्लीट करते हैं ना, विच डिस्ट्रॉय द ओजोन ऑफ द ओजोनोस्फीयर्स टू ऑक्सीजन कैटेलाइटिकली कॉज ओजोन डिप्लीशन ऑफ द ओजोन शिल्ड को ये डिप्लीट करेगा। अब उसके बाद ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है यहाँ पे। फिर उसका नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, थिनिंग द ओजोन शिल्ड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हाई एनर्जेटिक यूवी रे। और तुमको पता है कि यूवी रे अगर धरती पे अगर बिना फिल्टर होके या फिर डायरेक्ट जो सनलाइट से आ रहा है, अगर ओजोन लेयर से फिल्टर होके नहीं आया तो तुमको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन डिजीज, कैटरेक्ट, कैंसर, बहुत सारा डिजीज होता है। अब देखो क्या क्या डिजीज होता है वो तुमको लिखना है। इन अर्थ एटमोस्फेयर विच इंक्रीज द चांसेस ऑफ कैटरेक्ट ऑफ आईज एंड स्किन कैंसर, ह्यूमन बींग्स एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन मतलब छोटा छोटा जो माइक्रोब्स प्लांट जो होता है हमारा रिवर में, जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन बोल रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास है, जो आई थिंक कि लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन और है, तो 2 क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ से फिर जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्रिएट द फूड चेन विच इज मोस्ट एडवांटेज फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो फूड चेन क्रिएट करो जो बहुत एडवांटेज होगा ह्यूमन बींग्स के इन टर्म ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ से हम लोग क्या चूज करेंगे। हमारे पास तो प्लांट वाला चीज पहले चूज करेंगे ना जी, पहले हम लोग क्या चूज करेंगे, प्लांट चूज करेंगे। तो इसमें कुछ है क्या, देखो सीरियल प्लांट है तो पहले इसको चूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या चूज करेंगे, सीरियल प्लांट्स हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ह्यूमन बींग्स है। सीरियल प्लांट्स को कौन खाएगा, ह्यूमन बींग्स खाएगा, है कि नहीं। ह्यूमन बींग्स यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो वो ह्यूमन बींग्स इन मोस्ट टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो सबसे पहले बोला ह्यूमन बींग्स के टर्म में लिखना है, इसलिए ह्यूमन बींग्स ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग गॉड को क्यों लेंगे, गॉड का यहाँ बात ही नहीं किया है। तो हमारे पास ये बोला है कि फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स दिया हुआ है फूड चेन्स का, जहाँ पे मोस्ट एडवांटेज ह्यूमन बींग्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो सीरियल प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, इसके बाद तो ह्यूमन बींग्स आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बोला है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट द पॉसिबल डिसएडवांटेज इफ द सीरियल्स प्लांट्स इज ग्रोइंग इन द सोइल रिच इन पेस्टिसाइड्स। तो एक डिसएडवांटेज बताना है जहाँ पे अगर तुम्हारा क्या है सीरियल प्लांट्स को ग्रो कर रहा है जहाँ पे सोइल में ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है। तो ध्यान से देखना, पेस्टिसाइड्स विल अंडर गो बायोमैग्निफिकेशन। से बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल। तुमको हमने बताया था कि जो हमारा ट्रॉपिक लेवल होता है T1 है, मान लो यहाँ पे हमारे पास T1 है, T2 है और T3 है और T4 है। तो हमारा क्या है कि टॉक्सिसिटी आगे पास होता है, सबसे कम टॉक्सिसिटी T1 के पास होगा, सबसे ज़्यादा T3 के पास होगा। अगर T1 के पास इतना है तो T3 के पास इतना होगा, T2 के पास इतना होगा, ठीक है। तो ये टॉक्सिसिटी क्या होता है, आगे ज़्यादा इंक्रीज होता है। तुम्हारे बुक में ppm करके दिखाता है ना, जैसे मान लो 5 ppm है तो यहाँ पे 7 ppm होना चाहिए, यहाँ पे 9 ppm होना चाहिए। सर जरूरी नहीं 7-9 हो, पर इतना जान लो कि इससे इसका कम होगा और इससे इसका टॉक्सिसिटी कम होगा। एनर्जी के बारे में जब बात करते हैं तो एनर्जी हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा T1 पे होगा, फिर सबसे कम T3 पे होगा, लास्ट के पास एनर्जी जाता है 10% लॉ। ये 2 चीज़ तुमको पता होना चाहिए। तो पेस्टिसाइड्स क्या करेगा सर, बायोमैग्निफिकेशन कराएगा। और उसके बाद डूरिंग ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम सीरियल्स टू ह्यूमन बींग्स एंड मे बी टॉक्सिक फॉर अरे थैंक यू कर रहे हो।
मे बी टॉक्सिक फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो अगर ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज होगा तो मे बी वो क्या होगा, टॉक्सिक होगा किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। तीसरा क्वेश्चन नंबर सी हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट अ फूड वेब यूजिंग द ऑर्गेनिजम्स मेंशन एबव, ठीक है। तो एक तुमको फूड वेब बनाना है। सर फूड वेब क्या होता है, ध्यान से देखना। जैसे मान लो हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है और ई है और एफ है। तो कभी मान लो कि ए एफ को खा रहा है, सी एफ को खा रहा है, बी एफ को खा रहा है, ठीक है, सी बी को खा रहा है। तो इस तरह करके इंटरलिंक बनता है, जहाँ पे एक दूसरा का फूड चेन्स का इंटरलिंक फूड चेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। अब सिंपल मैनर में तुम्हारे पास कुछ दिया हुआ है चार्ट, और जिसके माध्यम से तुमको फूड वेब को बनाना है। तो तुम क्या करोगे, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले प्लांट्स है। सर प्लांट्स को ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं या फिर ऊपर में ही लिख दो। अब प्लांट्स को कौन खाता है, गॉड। गॉड को कौन खाता है, ह्यूमन बींग्स। फिर सीरियल प्लांट्स को कौन खाता है, ह्यूमन बींग्स खाता है। सीरियल प्लांट्स को कौन खा रहा है, रेड खाता है। रेड को कौन खाता है, स्नेक। स्नेक को कौन खाता है, हॉक। तो इस तरीका से तुम क्या बना सकते हो, एक फूड वेब बना सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है, ध्यान से देखो कि कंस्ट्रक्ट करो टेरेस्ट्रियल फूड चेन्स कंप्राइजिंग 4 ट्रॉपिक लेवल। कंस्ट्रक्ट आ टेरेस्ट्रियल फूड चेन्स कंप्राइजिंग 4 ट्रॉपिक लेवल। तो एक तुमको फूड चेन बनाना है 4 ट्रॉपिक लेवल दिखा के। तो कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम्पल क्या है तुम्हारे पास, एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल फूड चेन। तो टेरेस्ट्रियल में तुमको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है, ग्रास है सर, या फिर प्लांट्स जिसको बोल सकते हैं। उसके बाद तुम्हारे बुक में सबसे इजी दिया हुआ है ग्रास, के बाद ग्रास होपर्स के नाम दे दिया है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या बोला है, फ्रॉग के बारे में दे दिया है। फ्रॉग के बाद तुम स्नैक लिख दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक सिंपल सा है जो तुम्हारा बुक में दिया हुआ है, तुमको याद रखो। इससे 4 ट्रॉपिक लेवल तुम्हारा पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर का क्या है सर, कि व्हाट विल हैपन इफ वी किल द ऑर्गेनिजम्स एट 1 ट्रॉपिक लेवल। ये मैंने अचीवर के क्वेश्चन में भी इसका कराया था ना सॉल्यूशन आपको, कि अगर हम क्या करेंगे कि मान लो कि हम सारे 1 ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को हम किल कर दे तो हमारे पास क्या होगा। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन था। तो मैंने बोला था कि एक तो क्या होगा, पहला पॉइंट क्या लिखना, ध्यान से देखना। पहला पॉइंट तो तुम ये लिखना, ठीक है, 1 ट्रॉपिक लेवल का लेवल बिकम हाईली पॉपुलेटेड एंड वन बिकम ठीक है, वन बिकम लैकिंग ऑफ फूड सोर्स, ठीक है, फूड सोर्स जिसको हम एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, सो दैट आर इकोसिस्टम ठीक है गेट इम्बैलेंस। कहीं ना कहीं हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस होगा। तो तुम इतना भी इसमें लिख दो, काम तुम्हारा चल जाएगा कि सर हमारे पास क्या है कि एक ट्रॉपिक लेवल में तो हाईली पॉपुलेशन हो जाएगा और 1 बिकम लैकिंग ऑफ फूड सोर्स जिसको एनर्जी बोल रहे हैं, सो दैट आवर इकोसिस्टम गेट इम्बैलेंस। तो तुम्हारा ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर कैलकुलेट करो ना। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू the organisms to the 4th tropic level if the energy available in the organisms at the 2nd tropic level कितना है, 2000 जूल, ठीक है। तो तुमसे बोला है कि हमारे पास T1 है सर, T2 है, T3 है और T4 है। तो हमारे पास क्या बोला है कि हमारे पास 2nd ट्रॉपिक लेवल के पास कितना एनर्जी है, 2000 जूल है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा सर, 200 जूल। यहाँ कितना आ जाएगा सर, 20 जूल। बहुत इजी क्वेश्चन था। 10 से डिवाइड कर दो तो तुम्हारे पास देखो 10% लॉ के हिसाब से मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया है, जो तुम्हारे पास कितना है, 20 जूल आ गया। कितना आ गया, 20 जूल आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग जेनेटिक्स के क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। करने के लिए जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, ध्यान से पास। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ध्यान से देखो। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि सर हमारे पास ये क्वेश्चन है कि विद द हेल्प ऑफ 2 सुटेबल एग्जाम्पल तुमको बताना है कि कुछ जो एक्सपीरियंस है, कुछ एक्सपीरियंस और कुछ ट्रेट जो तुम अर्न करते हो, पीपल ड्यूरिंग लाइफ टाइम्स आर नॉट पास ऑन देयर नेक्स्ट जनरेशन। क्यों ऐसा होता है, सच ट्रेट आर नॉट पास। सबसे पहले तो सर आप मेरे को बताओ कि कैरेक्टर और ट्रेट क्या था, कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट। तो मैं तुमको बोला था ना कि एक बात ध्यान से सुनना कि कैरेक्टर क्या है, जैसे कि प्लांट हाइट क्या है, एक कैरेक्टर है। सर इसका ट्रेट कितना हो सकता है, टॉल हो सकता है, डार्क हो सकता है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है, पेन है। पेन ब्लू कलर का भी पेन है, ब्लैक कलर का पेन है, रेड कलर का पेन है, ग्रीन कलर का पेन है। ये जो कलर है दिस इज ट्रेट, पर पेन इज ए कैरेक्टर। उसी तरीका से हमारे पास बोला है कि जो 2 सुटेबल एग्जाम्पल लो और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताओ कि ट्रेट
जो पीपल अपने लाइफ टाइम के दौरान, दैट मीन्स कि ये किधर हिंट कर रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये हिंट कर रहा है तुमको दो तरह का। मैंने 38 मिनट या 35 मिनट मैंने पूरा हेरिडिटी आपको कंप्लीट कराया है, वो भी डिटेल में, आप जाके उसको देखो, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये उस और तरफ जा रहा है, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट की तरफ जा रहा है। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट के ऊपर जा रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि जो अर्न करता है पीपल लाइफ टाइम में, वो क्यों ऐसा होता है कि पास नहीं जाता है जनरेशन, क्यों पास नहीं करता है तुम्हारे ऑफस्प्रिंग में, या फिर जनरेशन टू जनरेशन क्यों नहीं पास करता। जैसे कि तुम्हारा एग्जांपल देते हैं, मान लो किसी के फादर आर्मी में है, वो पूरे हार्डवर्क करके क्या है ट्रेनिंग को कंप्लीट किए। अब ट्रेनिंग को कंप्लीट किए तो उसका ऑफस्प्रिंग थोड़ा ना कि आर्मी में चल जाएगा, हो सकता है कि वो इंजीनियर या फिर डॉक्टर भी बन सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जो लाइफ टाइम में जो उन्होंने इनहेरिटेड जो नॉलेज को लिया, ठीक है, जो एक्वायर्ड किया, इनहेरिटेड तो पास होता है पर जो एक्वायर्ड किया वो पास नहीं होता है। कैसे नहीं पास होता है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ध्यान से देखो। तुमको बोर्ड में जैसे मैं लिखा हूँ एकदम वैसे ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये सारा आंसर को मैं फ्रेम करके लाया हूँ अच्छी तरीका से। जितने भी ट्रेट होते हैं पेरेंट्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग, बिकॉज जितने भी ट्रेट होते हैं आर नॉट इनहेरिटेड ट्रेट, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्वायर्ड। मैंने अभी क्या वर्ड यूज किया, जितने भी ट्रेट होते हैं जरूरी नहीं है कि वो इनहेरिटेड हो। इनहेरिटेड का मतलब होता है सर इनहेरिटेंस, मतलब कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होता है थ्रू डीएनए। डीएनए मतलब जो जीन के थ्रू पास होता है। जीन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। मैं ये सारा चीज आपको लेक्चर में कराया था ना, कि जैसे हमारे पास सेल है, सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल में जीन होता है सेगमेंट, जो क्या है अलग अलग जीन क्या होता है अलग अलग इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। जैसे कि हमारे पास ये डीएनए है, और डीएनए में हमको पता है कि ये 3 फेज होता है, जो क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स और तुम्हारे पास डीएनए। तो डीएनए को ज्यादा कंडेंस कर दो क्रोमेटिन, क्रोमेटिन को ज्यादा कंडेंस कर दो तो क्रोमोसोम्स। अब मैंने ये बोला था कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है सेगमेंट होता है, अलग अलग जीन का सेगमेंट होता है, जहाँ पे जैसे कि हमारे पास जीन ये हमारे पास मान लो हेयर के लिए है, ठीक है, ये मान लो हेयर के लिए, ये मान लो हमारे पास स्किन के लिए, ये मान लो हमारे पास नोज के लिए, ये मान लो हमारे पास हाइट के लिए। तो अलग अलग जो जीन है अलग अलग कैरेक्टर्स को, दैट मीन्स कि अलग अलग इनहेरिटेड कैरेक्टर को पास करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि जो तुमने लाइफ टाइम में एक्वायर्ड किया, तो वो क्यों नहीं पास होता है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो तुमको ऐसे करके लिखना है कि हमारे पास कुछ कैरेक्टर जो एक्वायर्ड होते हैं, द एक्सपीरियंसेस एंड क्वालिफिकेशंस ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम्स आर एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। मान लो कि तुम एमबीबीएस कर लिया, जरूरी थोड़ा ना तुम्हारा ऑफस्प्रिंग भी एमबीबीएस ही करेगा, नहीं, हो सकता है वो कुछ दूसरा डिग्री लेगा, तो क्या तुम्हारा डिग्री पास ऑन हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। यू आर एक्वायर्ड ए ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच नॉट इनहेरिटेड बट डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब क्या होता है सर, अगर वो भी आया तो कैसे लिखेंगे, ये क्या लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। तो एक्वायर्ड ट्रेट का सीधा सा मतलब होता है कि जो एनवायरमेंट के हिसाब से जब तुम अपने आप को इनहेरिटेट करते हो, अपने रिस्पॉन्सेस एनवायरमेंट के हिसाब से अपने रिस्पॉन्सेस को डेवलप करते हो, वो सारा क्या एक्वायर्ड ट्रेट के अंदर आता है। एक्वायर्ड ट्रेट जो होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का कैन नॉट पास ऑन देयर फ्यूचर जनरेशन। एक्वायर्ड ट्रेट जो तुम सीख रहे हो, जैसे कि मान लो कि तुमने डांस अच्छा सीखा, तुमको अच्छा क्या कहता है बोलने आता है, तो जरूरी नहीं है कि वो ऑफस्प्रिंग भी तुम्हारा अच्छा बोलेगा। दे ऑल्सो हैव टू वर्क हार्ड, जितना तुमने वर्क हार्ड करके किया, हो सकता है वो दूसरे सेक्टर में जाए, और वो जो दूसरे सेक्टर में सीखेगा जरूरी नहीं उसका ऑफस्प्रिंग वो पास कर जाए, क्योंकि एक्वायर्ड ट्रेट पास नहीं होता। ओनली दो ट्रेट कैन बी ट्रांसमिटेड टू फ्यूचर जनरेशन, जिसमें क्या होता है कि जीन्स प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिजम्स के। समझ में आया? एग्जाम्पल जैसे कि ब्रीड में कुछ माइस का है, ऑल द प्रोजेनी माइस विल हैव टेल्स जस्ट लाइक पेरेंट्स। नौ अगर हम क्या करो उसके फर्स्ट जनरेशन के माइस का टेल को कट कर दे तो क्या हो जाए, सर्जिकली कट कर रहे हैं तो उसका जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसमें तो जीन का टेल है ना, तो जीन तो टेल तो पूरा कंप्लीटली आएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर्जिकली कट करने के बाद भी जो उसके ब्रीड होंगे वी विल गेट माइस, और जिसका फुल टेल होगा डिस्पाइट द कटिंग द टेल्स ऑफ माइस फॉर ए नंबर ऑफ जनरेशन। ऑल बोल सकते हैं कि टेललेस माउस इज नेवर बॉर्न, तो टेललेस माउस नहीं बॉर्न कर सकता है। हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा हो कि उसका टेल का नीड खत्म हो जाए और वो टेल वाला जीन एक्सटिंक्ट हो जाए उसके बॉडी से, तो भलो ये देखने को मिल सकता है कि ऑफस्प्रिंग में टेल आना बंद हो जाए। जैसे हम लोग के बॉडी में क्या है, तो अब हम लोग क्या बॉडी है कि एक तरह से इवोल्यूशन में ये चीज़ तुम पढ़ोगे कि जो बॉडी पार्ट्स का हम लोग यूज नहीं करते वो धीरे धीरे क्या होता है एक्सटिंक्ट होने से लगता है, उसका यूजलेस हो जाता है बॉडी में, ठीक है। तो उस तरीका से मैं ये बोल रहा हूँ। तो इवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ तुमको लिखना नहीं है, बस तुमको यहाँ पे एक्वायर्ड और इनहेरिटेड के बारे में मेंशन करके एक एग्जांपल दे देना है। अब उसके बाद दिस इज बिकॉज कि कट टेल जो माउस का था वो एक्वायर्ड ट्रेट था, उसको सर्जिकली काटा गया था, जो विच इज नेवर पास ऑन देयर प्रोजेनी। दिस इज बिकॉज कटिंग ऑफ द टेल्स माइस डज नॉट चेंजेस द जीन्स ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव सेल्स। जब तक उसके जीन लेवल पे बदलाव नहीं आएगा, उसके गैमेट लेवल पे बदलाव नहीं आएगा, जब तक क्या है कि ऑफस्प्रिंग में बदलाव नहीं आएगा।
Such acquired characteristics can be inherited to the next race if it reproduces asexually. Such acquired characters can inherited to the next generation if it is अगर वो देखो कभी कभार क्या होता है कि asexual रिप्रोडक्शन में, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग ये सब जब करते थे तो उस केस में क्या होता था कि जैसा पेरेंट्स वैसा ऑफस्प्रिंग, है ना। तो उसी कंडीशन में ये क्या हो सकता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर पास हो सकता है। अगर एक्वायर्ड कैरेक्टर में कुछ हम बदलाव लाए हैं तो उस बदलाव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अगर लाएं तो वो अगर फिर से ऑफस्प्रिंग बनेगा तो उसमें वो दिखेगा। अच्छा क्वेश्चन था, काफी डीप क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, नेम द प्लांट मेंटल यूज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद हमारे पास क्या बताना है, ध्यान से सुनना कि प्लांट का नाम बता, उसके बाद एक्सपेरिमेंट में जो यूज किया था, और व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेनी वाज ऑब्टेन्ड बाय मेंडल। ठीक है, इन F1 में क्या मिला था, F2 में क्या मिला था। व्हेन ही क्रॉस द टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स, राइट द रेशियो ऑब्टेन इन द F2 जनरेशन, और रेशियो भी लिखो। तो तुमको पता होना चाहिए कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें क्या क्या लिखना है, तो मेंडल ने कंडक्ट किया था एक ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट जिसको हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। किसके ऊपर, पी प्लांट के ऊपर। सर इसका साइंटिफिक नेम पिस्कम सतापियम। सेकेंड में क्या लिखना है कि F1 जनरेशन में हमको पता है कि जितने भी प्लांट थे वो एक्सप्रेस किए थे डोमिनेंट, यही तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है। अरे भाई F1 में सारे टॉल दिखे, पर गैमेट क्या बना था, हाइब्रिड बना था, और जो पेरेंटल एक्सप्रेशन था वो F2 में भी दिखा। F2 में हमारे पास टॉल और शॉर्ट दोनों देखने को मिले, और F2 जनरेशन का टॉल और शॉर्ट प्लांट के पास जो ऑब्टेन हुआ था रेशियो 3:1 रेशियो था। सर कुछ नहीं समझ में आया, फिर से देख लो एक बार मैं क्या बोला था कि एक ट्रू हमारे पास वैरायटी को, टॉल और डार्क को हमने क्या कराया था, क्रॉस कराया था, जहां से हमको पता है कि इसमें सिमिलर गैमेट इसमें भी सिमिलर है, तो यहाँ से एक टी आया, यहाँ से स्मॉल टी आया, और ये हमारे पास सर F1 में हमने करवाया था क्रॉस, और उसके बाद हमने क्या किया था, इसका सेल्फिंग कराया था। और जब सेल्फिंग कराया तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सिर्फ ओनली टॉल हमको मिला। जब हमारे को सारे टॉल मिला सर, तो हमने वही तो लिखा, मेंडल ने कराया एक्सपेरिमेंट, और वहाँ पे पिस्कम सतापियम के ऊपर, और जितने भी प्लांट एक्सप्रेस हुए थे सारे टॉल एक्सप्रेस हुए थे, क्योंकि मैं बोला था कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में वही चीज दिखता है जो डोमिनेंट होता है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में वही चीज दिखता है जो डोमिनेंट होता है, रेसेसिव मास्क्ड हो जाता है। रेसेसिव क्या हो जाता है, मास्क्ड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो रेसेसिव स्मॉल टी है, तो तुमको डॉर्फ थोड़ा ना दिखेगा, सारे टॉल दिखेंगे। उसके बाद जब हमने ये क्रॉस कराया था तो हमको अभी भी याद है कि हमने क्या बोला था कि इसको कैसे करना, या तो पनेट स्क्वायर बना लेना तुम, या तो तुम पनेट स्क्वायर बना लेना, या तो तुम पनेट स्क्वायर जानते हो, आरसी पनेट दिए थे। उस वक्त क्या हुआ था ना कि पनेट स्क्वायर का डिस्कवरी नहीं हुआ था जब मेंडल था, तो इसीलिए तुम देखोगे कि तुम्हारा बुक में बहुत जगह ऐसे ही करके वो क्रॉस कराए हुए, ठीक है। और टी स्मॉल टी, तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास ये भी टॉल है सर, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, पर सर ये तीनों तो टॉल होगा, इससे 3:2। और यहाँ पे देखो एक हमारे पास क्या है, अगर हम बात करते हैं, एक हमारे पास क्या है सर, प्योर है। प्योर मतलब कि स्मॉल टी। हम तुमको बोले थे कि हमारे पास जो कंडीशन होता है, अगर हम कंडीशंस का बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होता है। एक तो हमारे पास डोमिनेंट कंडीशन है, ठीक है, एक हमारे पास डोमिनेंट है, एक हमारे पास रेसेसिव है, ठीक है, एक हमारे पास रेसेसिव है, एक हमारे पास क्या है, हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस, ठीक है। हेट्रोजाइगस में देखो सबसे पहले डोमिनेंट में हमारे पास क्या है, दोनों डोमिनेंट है। रेसेसिव में हमारे पास क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं, ये ऑर्डर ऐसे होता ही नहीं, तो तुम क्यों लिखोगे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद हेट्रोजाइगस में क्या लिखोगे, ये ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। रेसेसिव में देखो ये गलत लिखा गया, तुमको कैसे लिखना है, ये रेसेसिव है, ठीक है, और ये हेट्रोजाइगस में हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन है। सर इसमें क्या दिखेगा, अरे भाई इसमें डोमिनेंट ही दिखेगा ना, टॉल दिखेगा। इसमें क्या दिखेगा सर, इसमें दोनों क्या है, डॉर्फ है, दोनों रेसेसिव है, तो रेसेसिव बोलेगा। अब चलो, अब हमको अब बारी आया, अब हम अपने आप को दिखाएंगे। तो इसमें क्या दिखेगा, डॉर्फ दिखेगा। क्या दिखेगा, डॉर्फ दिखेगा। इसमें क्या दिखेगा, टॉल दिखेगा। सर इतना ही तो बात समझना था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अब उसके बाद देखो तुम F1 में, F2 में तुम्हारे पास क्या दिखा, 3 गो टॉल दिखा सर, 1 गो डॉर्फ दिखा। सर 1:2:1 फिर क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास क्या हो गया, तुम्हारे पास फिनोटाइपिक। ये हमारे पास क्या हो गया, जीएम मतलब कि जेनेटिक मेकअप। सर फिनोटाइपिक मतलब क्या होता है, अरे भाई जैसा दिखता है। जेनोटाइपिक मतलब जेनेटिक मेकअप, सच में कैसा दिख रहा है, जीन लेवल पे देखा जाए तो इसमें क्या है, हमारे पास जो जेनेटिक मेकअप है वो टी है। सर इसमें टी स्मॉल टी 1 है और 1 2 है, एक इसमें बेचारा डॉर्फ हमारे पास कितना है, गैमेट स्मॉल टी, इसलिए हम 1:2:1 बोलते हैं। 2 का मतलब सर 2 तरह का है, ये वाला देखो ना, 2 तरह का है ये वाला, ध्यान से देखो, ये हमारे पास कितना है, 2 तरह का है। अब उसके बाद हमारे पास बात करते हैं, ये वाला देखो 1 तरह का है। अब उसके इसलिए हम 1 लिखे, ये 2 लिखे, ये 1 क्यों लिखे, ये वाला इसके लिए लिखे, ठीक है। अब F2 जनरेशन में टॉल शॉर्ट दोनों दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भागते हैं।
देखो आगे हमारे पास बोला है कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होता है, एक्सप्लेन करो कि हाउ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द प्रोजेनी इज मेंटेन। ठीक है, तो कैसे हमारे पास मेंटेन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुम इसका इंपॉर्टेंट को समझो। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छा नहीं कर पाएंगे। तुमको पता होना चाहिए कि बॉडी में जो गैमेटिक सेल्स में म्यूसिस होता है, जिसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, तब जाके क्या होता है, मेंटेन होता है। अब देखो हमको इसको लिखना कैसे सर, क्रोमोसोम्स क्या होता है, जिसको बोलते हैं हेरिडिटी वेहिकल्स। ठीक है सर, आर दिस बियर यूनिट ऑफ हेरिडिटी कॉल्ड जीन्स। तुमको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, जैसे कि ये हमारे पास क्या है सर, क्रोमोसोम्स बन गया, और यहाँ पे क्या होते हैं, जीन होते हैं। क्या होते हैं, हमारे पास जीन होते हैं, है ना, हमारे पास जीन होते हैं। अब इसको और अच्छा से बनाते हैं तो हमारे पास इसको अगर हम इस फॉर्म में बनाए, ध्यान से देखना, हमारे पास अगर इस फॉर्म में बनाए हम, ठीक है, तो हमारे पास इस फॉर्म में बनाए तो हमको पता है क्रोमोसोम्स कुछ सबसे कंडेंस स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये सर डीएनए था, और उसके बाद हमारे पास ये क्रोमेटिन था, और ये वाला सर सबसे कंडेंस फॉर्म जिसको हम क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं। ये जो क्रोमोसोम्स है ये कैसा होता है, हेरिडिटी वेहिकल्स है। सबसे पहला यूनिट ये लिखना, ये यूनिट क्या कैरी करता है सर, यूनिट कैरी करता है जिसको हम जीन बोलते हैं, जो यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। दिस आर, ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा एरर हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे तुमको देख लेना है। तो यहाँ पे क्या है, दिस आर रॉड शेप। ठीक है, बस इतना ही लिखना, दिस आर रॉड शेप सर, दिस आर रॉड शेप ड्यूरिंग सेल डिवीजन लोकेटेड इनसाइड कहाँ पे, न्यूक्लियस एंड द केमिकली फॉर्म्ड डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्या क्या फॉर्म करता है सर, केमिकली डीएनए फॉर्म करता है और प्रोटीन्स फॉर्म करता है। ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स का बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है, तुमको पता है 23 पेयर होता है ना। उसके बाद तुमको ये भी पता है कि उसमें से 22 ऑटोसोम्स है, एक एलोसोम्स है कि नहीं। ये क्या होता है, कांस्टेंट एट द प्रोसेस इन्वॉल्व गैमेटोजेनेसिस। तुमको पता है कि गैमेटोजेनेसिस होता है, मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल्स के अंदर oogenesis। क्या होता है, oogenesis होता है। इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब कि सर हमारे पास क्या बोलना चाह रहा है, एक बात समझते ना, ये स्पर्म है, ये ओवम है। ये हमारे पास पता है कि इसमें क्या होगा, हमारे पास गैमेट जो होगा 23 ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम्स को कैरी कर रहा होगा पेयर। अब उसके बाद यहाँ पे जो जायगोट बनेगा, वो यहाँ पे जब रिडक्शन डिवीजन करके जायगोट हमारे पास जो बनेगा, यहाँ पे ये तो डिप्लॉयड होगा सर, ये क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, पर इसका जो हमारे पास डिवीजन होगा, आगे डिवीजन जो होगा हमारे पास, क्योंकि ये हैप्लॉइड सेल है, ये कैसा है, हैप्लॉइड सेल है। जाइगो हमारे पास गैमेट सेल्स कैसा है, हैप्लॉइड। क्यों है हैप्लॉइड है, क्योंकि इसमें 23, इसमें 23 है। अगर 23 पेयर आ जाता तो यहाँ पे क्या बन जाता, हमारे पास 23 पेयर, मतलब कि डेट मीन्स की बात करते हैं 46 पेयर बन जाता, क्योंकि 23 पेयर यहाँ से आता, 23 पेयर यहाँ से आता। पर नहीं, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है म्यूसिस का प्रोडक्ट है, इसीलिए हमारे पास कितना है, इसमें 23 क्रोमोसोम्स है। इस यहाँ पे भी कितना है, 23 क्रोमोसोम्स। ये एक जाइगोट बनाया जो डिप्लॉयड होता है, जहाँ पे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, जहाँ पे 23 मेल से आता है, 23 फीमेल से आता है, और ये जाइगोट बनता है। उसके बाद एम्ब्रियो बन रहा है, उसके बाद हमारे पास क्या आगे का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमको ये समझना है कि हमारे पास ये हमको समझना क्या है कि इन गैमेटोजेनेसिस हैप्लॉइड गैमेट आर फॉर्म। सर ये हैप्लॉइड गैमेट किसके बारे में बात कर रहा है, अरे भाई इसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है, हैप्लॉइड गैमेट। उसके बाद फॉर्म्ड फ्रॉम डिप्लॉयड गैमेट, किससे फॉर्म कर रहा है, डिप्लॉयड गैमेटोगोनिया बाय म्यूसिस। ठीक है, म्यूसिस जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोल रहे हैं। वाइल फर्टिलाइजेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू रिस्टोर द डिप्लॉइडी टू फॉर्म जाइगोट। अब देखो ये क्या है, आपस में फ्यूज हुआ, फिर डिप्लॉयड हमारा बन गया, जिसको जाइगोट बोल रहे हैं, और इस तरह से हमारा क्रोमोसोम्स मेंटेन होता है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखना। हम लोग यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 19-20 में आया हुआ है। और अगर कोई टफ क्वेश्चन बनता है तो इसी को बोलते हैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। तो टफ क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत कुछ खास नहीं है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो देखते हैं। सबसे पहले बोला है कि सर हमारे पास एक ग्रीन स्टीम है, ठीक है, और हमारे पास एक क्या है, ब्राउन स्टीम है। एक क्या हमारे पास, ब्राउन स्टीम है, ठीक है। अब ब्राउन स्टीम है सर, इसको हम ब्लैक से बना देते हैं, ठीक है। एक को डिनोट किससे किया है सर, एक को डिनोट कर दिया है कैपिटल जी से, एक को स्मॉल जी से डिनोट किया है। तो एक ग्रीन स्टीम प्लांट रोज प्लांट का है, जिसको जी से है, और ब्राउन स्टीम प्लांट को किससे डिनोट किया गया है, हमारे पास स्मॉल जी से। ठीक है सर, ये हमारे पास क्या है, ग्रीन है, ग्रीन स्टेम है रोज का, और ये हमारे पास क्या है, ब्राउन स्टीम है। इसको सर हम क्या किए, क्रॉस कराएं।
जब हम इसको क्रॉस कराएं तो हमको पता है कि F1 में क्या गैमेट बनता है सर, G और स्मॉल g बनता है, ठीक है, G और स्मॉल g बनता है। ये जो हमारे पास गैमेट बन रहा है सर, G और स्मॉल g गैमेट बन रहा है, हमको पता है कि इसका जो दिखेगा कैसा, ये ग्रीन दिखेगा। कैसा दिखेगा सर, ग्रीन दिखेगा, क्योंकि सर ये लॉ ऑफ डोमिनेंट को तो फॉलो करेगा ना, क्योंकि हमारे पास पता है ये हेटेरोजाइगस है, तो ये डोमिनेंट को तो दिखाएगा सबसे पहले। उसके बाद अगर हम इसको क्या करेंगे, F2 में अगर हम इसको सेल्फिंग करा रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन पहला क्या पूछा है तुमसे कि लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग, सबसे पहला कलर ऑफ स्टीम इन F1 प्रोजेनी, सर ग्रीन होगा, बहुत इजी क्वेश्चन सर। परसेंटेज ऑफ ब्राउन स्टीम इन F2 इफ F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, अब परसेंटेज पूछ रहा है ब्राउन स्टीम का, तो G और स्मॉल g को तुम सेल्फ पॉलिनेटेड कराओ, पनेट स्क्वायर बना लो, तुम्हारे लिए आसान होगा, G स्मॉल g, ठीक है। अब उसके बाद तुमको क्या करना है, यहाँ पे G और G स्मॉल g, उसका G स्मॉल g, उसका G स्मॉल g। तो सबसे पहले तुमको पता है कि तुम्हारे पास टोटल क्या है, देखो ध्यान से, G स्मॉल g एक गैमेट है, G स्मॉल g दूसरा गैमेट है, फिर ये है तुम्हारे पास 1:2:1। सर कैसे ये वाला आया, फिर से बताओ ना, ये वाला देखो, ये एक, ये हमारे पास कितना है, ध्यान से देखो, ये हमारे पास कितना है 1:2, ये देखो दो गो है हमारे पास, तो 1:2:2, और ये एक है और ये भी एक है, तो इसलिए 1:2:1 लिख दिए, ठीक है। सर टोटल कितना है, 2 3 4 4 है, तो हमको पता है कि ऊपर में अगर हमारे पास ये 1 है तो हम इसको 1 लिखते हैं, 1/4 इंटू 100, तो ये कितना आ गया हमारे पास 2 और 50, और ये कितना आ गया 25। सर अगर हमसे पूछेगा ना कोई कि ये कितना परसेंटेज, इसका रेशियो कितना है 25% इस गैमेट का, उसके बाद हमसे सर ये वाला पूछो ना, ये वाला G और स्मॉल g, तो ये कितना है 2, तो हम लोग क्या करेंगे 2/4 इंटू 50 इंटू 100, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 50, ये 25, तो टोटल कितना है, ये 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 50% आ जाएगा। अरे ये वाला भी पूछ लो, ये वाला अब हमारे पास कितना एक है, तो ये कितना आ जाएगा 25 इसका है, तो ये भी 25 ही निकल जाएगा। कैसे आएगा, फिर से करके दिखाओ, 1/4 इंटू 100, तो तुम करो, यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो 25 हमारे पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, F2 प्रोजेनी विल बी, जो तुम्हारा क्या 25 आएगा, ये वाला भी 25, ये वाला भी 25, ठीक है। आगे देखते हैं सर, ये जो G और स्मॉल g है, और G स्मॉल g प्लांट F2 प्रोजेनी विल बी 1:2 रेशियो। मैं अभी तुरंत बोला था कि इसका जो F2 में रेशियो जो आएगा वो कितना रेशियो आएगा, ध्यान से देखो। अगर हम तुमसे पूछ रहे हैं कि G कैपिटल G कितना है, ये है सर, कैपिटल G स्मॉल g कितना है, ये 2 है सर, 1:2 रेशियो है, ठीक है। अब देखो, एक फाइंडिंग के हिसाब से तुम कंक्लूजन बताओ, क्या कंक्लूजन है। तो रेसेसिव ब्राउन स्टीम ट्रेट डज नॉट एक्सप्रेस इन F1, मैं बोला था कि रेसेसिव कैरेक्टर F1 में नहीं दिखेगा क्योंकि वो मास्क रहता है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, बट रीअपियर 25% F2 में 25% दिखेगा, क्यों सर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के कारण, कि जो ट्रेट कंट्रोल करता है वो हमारा क्या है, कंट्रोलिंग फैक्टर इज एलील। कौन कंट्रोल करता है, एलील। सर एलील क्या होता है, अरे सीधा सा बात है, तुम सिंपल समझो, तुम्हारे पास भी फोन है, हमारे पास भी फोन है, फोन तो फोन होता है, पर तुम्हारे पास अलग कंपनी का फोन है, हमारे पास अलग कंपनी का फोन है, तो फोन इसे यू कैन से दैट कि फोन एक जीन है और उसका एलील तुम्हारे पास भी फोन है। मान लो कि रियलमी का तुम्हारे पास फोन है या आईफोन है, तो आईफोन है तो आईफोन का भी तो अलग अलग वेरायटी है, तो आईफोन क्या है, एक तरह का जीन है, आईफोन का वेरायटी तुम्हारा क्या है, एलील है। उसी तरीका से अगर हम यहाँ पे देखते हैं बायोलॉजी के टर्म में, तो हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है कि टॉल है, ठीक है, तो हमारे पास डार्क क्या हो गया, इसका एलील हो गया। अब सीधा सा और दूसरा चीज समझते हैं, जैसे कि हमारे पास ये ब्लैक हेयर है, ठीक है, अब इसका एक मॉडिफाइड वर्जन क्या होगा, ब्राउन होगा, तो ब्राउन हेयर क्या है, एलील है, किसका एलील है, ब्लैक हेयर का, ब्लैक हेयर जीन, और उसका एलील क्या हो गया, ब्राउन हेयर। इस तरीका से हम लोग डिफाइन करते हैं चीजों को। अब आगे देखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 2 विजिबल ट्रेट ऑफ गार्डन पी। तो सबसे पहले देखो पी का ना तो कुछ ट्रेट है जो तुम देख लो यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास कुछ करेक्टर है, उसका कुछ ट्रेट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है सर, करेक्टर है। सबसे पहला करेक्टर है क्या, पी प्लांट का स्टेम का हाइट अगर टॉल है तो डोमिनेंट टॉल है, तो डॉर्फ हमारा क्या होता है, हमारा टॉल डोमिनेंट होता है हाइट के लिए और डॉर्फ रेसेसिव होता है। यहाँ पे हमारे पास फ्लावर का कलर अगर डोमिनेंट होता है वॉयलेट, ये क्या होता है सर, इसका रेसेसिव व्हाइट होता है। उसके बाद फ्लावर का पोजीशन अगर एक एक्सियल होता है, एक्सियल का मतलब जैसे कि हमारे पास ये ब्रांच है तो यहाँ पे हमारे पास फ्लावर होगा, कहाँ पे होगा हमारे पास, एक तो फ्लावर यहाँ पे होगा, ठीक है, एक हमारे पास जो फ्लावर होगा सर वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और दूसरा फ्लावर क्या है, यहाँ पे आगे में होगा, जिसको हम टर्मिनल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल बोल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट फ्लावर पोट का शेप एक इन्फ्लेटेड है, एक कंस्ट्रिक्टेड होता है। कैसा होता है, कंस्ट्रिक्टेड होता है। अब उसके बाद पोट का कलर अगर एक ग्रीन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक येलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। एक सीट का शेप राउंड है तो एक क्या हो जाएगा सर, रिंकल्ड हो जाएगा।
ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास सीट का कलर येलो है, तो एक हमारे पास रेसेसिव क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तुमको यहाँ पे नोटिस का क्या करना है, ध्यान से देखना। सीट का कलर येलो डोमिनेंट होता है, ध्यान से देखो। और यहाँ पे हमारे पास देखो पोड का कलर जो होता है, पोड का कलर जहाँ पे सब चीज पकड़ा हुआ होता है ना, पोड देखते होगे कि फ्लावर के अंदर क्या है, ग्रीन कलर का जो पोड होता है। अब वहाँ पे देखो उसका येलो क्या होता है, हमारे पास रेसेसिव है ना। अब ये तुमको समझना है कि ये कंफ्यूज तुमको करेगा। अब यहाँ पे लेटर कैसे यूज करना है, ये तुमको पता है, जेनेटिक्स में टॉल कैपिटल से, तो यहाँ पे स्मॉल टी हो जाएगा। अब उसके बाद वायलेट में वी यूज करें तो यहाँ पे स्मॉल वी हो जाएगा। अब उसके बाद एक्सियल में हमारे पास मान लो कि हमारे पास एक्सियल का तो ज्यादा ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा नहीं आएगा ना, फ्लावर का कलर ना तुम्हारा पोजीशन से आता जाता। अब उसका तुम्हारे पास पोर्ट का शेप से भी बनने का चांस बहुत कम है, तुम्हारा पोर्ट का कलर से बन सकता है। तो मान लो कि इसके लिए देखो पोर्ट का कलर से मैंने एक क्वेश्चन भी कराया, इसमें जी लिखना है तो इसमें वाई मत लिख देना, इसमें स्मॉल बिल जी लिखना। तो स्मॉल जी दिखाएगा कि पोर्ट का कलर तुम्हारा क्या रेसेसिव वाला ले रहा है। सीट का शेप से बहुत बार क्वेश्चन आएगा, ये आर है तो यहाँ स्मॉल आर तुमको याद रखना है। सीट का कलर जो तुम्हारा येलो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, येलो है तुम्हारा डोमिनेंट, तो यहाँ पे तुमको स्मॉल वाई देना है, जी नहीं दे देना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो तुमसे डिस्कस करना है। अब आगे देखो, हमारे पास क्वेश्चन है क्या, दो ट्रेट गार्डन पी का देखना है, दैट मेंडल कंसीडर इन हिज एक्सपेरिमेंट, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेट मे बी डोमिनेंट और रेसेसिव। तो मेंडल ने कैसे बताया कि ट्रेट क्या होता है, डोमिनेंट होता है या फिर रेसेसिव होता है। तो तुमको पता होना चाहिए कि दो विजिबल ट्रेट जो गार्डन पी प्लांट के ऊपर स्टडी किया गया था, जैसे कि हम बात कर लेते हैं हाइट। हाइट में क्या है हमारे पास, टॉल है सर और डॉर्फ है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या, सीट का शेप, सीट का कलर कुछ भी हम ले सकते थे। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम हाउ वुड यू एस्टेब्लिश दैट ह्यूमन बींग्स का जो सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न purely matter on the chance of none of the parents may be considered responsible for the particular sex or newborn। सीधा भाषा में समझो, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है सेकंड वाला, जो सीधा पूछ रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक तुमको पता है कि नहीं, ये सीधा जानना चाहता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स ऑफ चाइल्ड, मेल और फीमेल का। तो तुमको अगर इसका लिखना है तो देखो ये क्वेश्चन एक बार और ऐसे करके पूछा था, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल और बॉय बीइंग बोर्न इन अ फैमिली, जस्टिफाई योर आंसर। तो सीधी बात, ये तुमसे सेक्स डिटर्मिनेशन देखो फिर से ये पूछा है सीबीएसई 2023 में, तो क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है। तुमको जैसा कि पता होना चाहिए कि सर जो हमारे पास मेल होता है उसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स के स्पर्म होते हैं, स्पर्म दो तरह के यहाँ पे होते हैं, एक स्पर्म में तुम्हारे पास एक्स क्रोमोसोम्स होगा, एक में वाई क्रोमोसोम्स होगा। तो स्पर्म दो तरह का क्रोमोसोम्स कैरी करेगा, मतलब स्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा कुछ स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम्स होगा, किसमें वाई होगा। पर फीमेल का अगर हम बात करते हैं ओवम में, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक्स एक्स क्रोमोसोम्स ही होता है। और हमको पता है कि सर अगर ये ऐसा स्पर्म मीट करे ओवम से जिसके पास एक्स क्रोमोसोम्स है, तो उस केस में सर डॉटर होता है। और अगर ऐसा स्पर्म जो हमारे पास वाई मीट करे तो उस केस में एक्स वाई का कॉम्बिनेशन बनेगा, यहाँ पे एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है। और इस केस में जब हमारे पास ऐसा हो रहा है, इस केस में एक्स एक्स का जब कॉम्बिनेशन बन रहा है तो डॉटर, और इस केस में हमारे पास बॉय चाइल्ड बन रहा है। तो इसको लिखना कैसे, ध्यान से देखना। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे 50% चांस है डेट मे बी गर्ल्स मे बी बॉर्न, और 50% चांस है कि बॉय बॉर्न हो सकता है। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय फॉलोज, जितने भी ह्यूमन क्रोमोसोम्स होते हैं हैव अ मैटरनल कॉपी एंड अ पैटर्नल कॉपी, ठीक है। मैटरनल में मदर का कॉपी और फादर का कॉपी, मे बी हैव 22 सच क्रोमोसोम्स, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स, वी नो दैट, जिसको हम एलोसोम्स भी बोल रहे हैं। और इज और नॉट ऑलवेज बीइंग परफेक्ट पेयर, ठीक है। ह्यूमन हैव परफेक्ट पेयर, तुमको पता है कि मेल में परफेक्ट पेयर नहीं है, एक्स वाई है। ह्यूमन और वुमेन हैव परफेक्ट पेयर सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें बोथ क्या है, एक्स एक्स है। बोथ मेन हैव मिसमैच पेयर सेक्स क्रोमोसोम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, विच वन इज नॉर्मल साइज एक्स क्रोमोसोम व्हाइल द अदर इज शॉर्ट वन, जिसको वाई क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो और डिटेल में भी लिख दिया कि एक शॉर्ट है, एक तुम्हारा नॉर्मल है, नॉर्मल साइज एक्स क्रोमोसोम्स है, और शॉर्ट को वाई क्रोमोसोम्स आप इससे कंसीडर कर रहे हैं। चाइल्ड रिसीव वन क्रोमोसोम्स फ्रॉम मदर विच इज एसेंशियली एक्स क्रोमोसोम्स, और चाइल्ड हु इनहेरिटेड एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम हर फादर विल बी गर्ल, और एंड वो जो क्या करेगा, इनहेरिटेड करेगा वाई क्रोमोसोम्स, वो क्या हो जाएगा, बॉय, क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। तो ये तुम्हारा खेला था। अब आगे देखते हैं, नेम द टू टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस बाय मेन। तो ये वही चीज हो गया, देखो 22 क्रोमोसोम्स ए प्लस या तो एक्स होगा, या तो तुम्हारे पास 22 तुम्हारे पास ऑटोसोम्स यहाँ पे, और यहाँ पे देखो सेक्स क्रोमोसोम्स को वाई और एक्स से दिखाया है। उसके बाद मेल नो, अब सेकंड क्वेश्चन बोला क्या, मेल चाइल्ड इनहेरिटेड एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर, जस्टिफाई।
नो मेल चाइल्ड XY क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड करता है, रिसीव X क्रोमोसोम्स फ्रॉम मदर, और Y क्रोमोसोम्स अगर मान लो कि कोई मेल चाइल्ड मेल है, ठीक है, उसका ऑफस्प्रिंग अगर उससे पूछे कि बताओ कि तुम्हारे बॉडी में जो क्रोमोसोम्स आया वो किससे क्या क्या आया है, तो वो ये नहीं बोलेगा कि X क्रोमोसोम्स हमारे फादर से आए, नहीं बोलेगा Y क्रोमोसोम्स फादर से आए तभी हम मेल है। मेरा बात समझ में आया? अब आगे देखो, और X क्रोमोसोम्स मदर से आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट आर प्रोड्यूस बाय ह्यूमन फीमेल। तो ह्यूमन फीमेल इज होमोगेमेटिक एंड प्रोड्यूस ओनली, पता है कि फीमेल्स में क्या होता है, होमोगेमेटिक होते हैं। गेमेटिक होमोगेमेटिक का मतलब एक तरह का गैमेट XX प्रोड्यूस होता है, जैसे कि एक 22 तो हमारे पास हो गया ऑटोसोम्स, और X हमारा एक क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स हो गया। अब और भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। पास क्वेश्चन है कि सर हमारे पास एक सेल्फ पॉलिनेशन पी प्लांट को करना है, राउंड एंड येलो सीड्स है ना, तो हमारे पास क्या राउंड येलो है, और राउंड येलो सीड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ, यहाँ पे आ रहा है एक चार्ट दिया हुआ है जहाँ पे हमारे पास चार्ट में बोला गया है कि राउंड एंड येलो कितना आ गया सीड्स हमारे पास 630, राउंड ग्रीन कितना आया 216, रिंकल येलो कितना आया 202, और रिंकल और ग्रीन कितना आया ये आया। तो हमको एक बात पता है कि सर हमारे पास अगर कुछ राउंड और येलो हमारे पास होता है, और जिसको हम ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है, हमारे पास F1 में तो हमारे पास क्या बनेगा, R स्मॉल r कैपिटल ये इसको हम क्या बोलेंगे, राउंड येलो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, राउंड येलो बोलेंगे, ठीक है सर, बात तो समझ में आ गया। पर जब हमारे पास F2 में होगा तो यहाँ पे हमारे पास 4 चीज बनेगा, एक तो बनेगा सर हमारे पास राउंड येलो, ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा चीज बनेगा राउंड ग्रीन, ठीक है, तीसरा चीज हमारे पास बनेगा सर रिंकल्ड येलो, ठीक है सर, उसके बाद चौथा हमारे पास बनेगा आपके पास हो गया ये रिंकल, ठीक है, एक हो गया आपके राउंड येलो, उसके बाद राउंड ग्रीन, उसका रिंकल येलो रिंकल ग्रीन, ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है सर, बात तो सही है। सर रेशियो क्या होता है 9:3:3:1, याद है ये रेशियो, ठीक है। तो अब आगे आते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, आपका फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। जीनोटाइपिक आपको नहीं पूछा जाएगा, 1:2:2:1, ये वाला आपका बड़ा वाला नहीं पूछा जाएगा, जो मैंने लेक्चर में याद भी कराया है, आप 12th में भी याद कराया और 10th में भी याद कराया, आप जाके उसको चेकआउट करो। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास क्या है कि 630 जो आया है, 216 जो आया है, वो हमारे पास आया है इतना कैरेक्टर्स में। और तुमको पता होना चाहिए कि पनेट स्क्वायर बनाते हैं, जहाँ पे हमारे पास गैमेट को कैसे रखते हैं, गैमेट कैसे चूज करते हैं, आपको ये भी हमने बताया था। जैसे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पास क्या था सर, R और RY था, ठीक है, इसको हम क्या किए थे, स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। तो हमको पता है कि इसमें हम लोग गैमेट कैसे बनाते हैं, हमको एक बात पता था, और मैं ये क्लास में भी और वीडियो में आपको बताया हूँ कि आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पहले निकालो क्या क्या यहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेम है तो यहाँ से एक निकला गैमेट, यहाँ से सेम है तो एक यहाँ से गैमेट आया, यहाँ पे सेम है तो एक यहाँ गैमेट आया, यहाँ पे सेम है तो एक यहाँ गैमेट आया। अब उसके बाद सर ये गैमेट को क्या कराते हैं हम लोग, सेल्फिंग कराते हैं, क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, ठीक है। अब ये जब सेल्फिंग हम लोग कराते हैं तो हमको पता है कि यहाँ पे हम लोग सेल्फिंग कराने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे सेम हमारे पास कैसे गैमेट बनेगा। सबसे पहले हम लोग को कैसे गैमेट कैसे बनाना है सर, ध्यान से देखो, एक बन गया RY, ठीक है सर, एक हमारे पास बन गया R स्मॉल y, ठीक है सर, एक हमारे पास स्मॉल r और कैपिटल Y, एक हमारे पास बन गया स्मॉल r और स्मॉल y, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो कि हमारे पास ये जो गैमेट बना है वो हम अब क्या करेंगे, पनेट स्क्वायर में पुट करेंगे। पनेट स्क्वायर में पुट करने का मतलब कि हमको पता है कि यहाँ पे टोटल गैमेट कितना बना है, हेट्रोजाइगस पेयर कितना है सर, एक हेट्रोजाइगस पेयर, फिर दूसरा हेट्रोजाइगस पेयर, दैट मीन्स कि हमारे पास 2 हेट्रोजाइगस पेयर है। तो हमको पता है कि 4 पे पावर n का फॉर्मूला लगता है, जो तुम्हारा किताब में तो नहीं दिया हुआ, 12th में दिया हुआ है। ये पनेट स्क्वायर में पता करने के लिए कि कितना हमारे पास बॉक्स बनेगा, तो 4 पे पावर 2 पुट करो तो 16 आएगा, मतलब कि यहाँ पे सर 16 बॉक्स बना देना है। कैसे बनेगा, 4 और यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। अब उसके बाद कुछ मत करो, बस ये वाला तुम गैमेट को लिख दो इधर, और लेफ्ट साइड और राइट साइड, मतलब ये दोनों बॉक्स की तरफ, उसके बाद तुम क्रॉस करके यहाँ पे बना दो, इस तरह से तुम्हारा सारा चीज आ जाएगा, ठीक है। एक तो तुम्हारा हो गया राउंड येलो, एक हो गया राउंड ग्रीन, एक हो गया तुम्हारा रिंकल्ड येलो, एक हो गया तुम्हारा रिंकल ग्रीन, ठीक है। ये 4 गैमेट बन गया, RY R स्मॉल y, उसके बाद स्मॉल r कैपिटल Y, उसके बाद तुम्हारा हो गया स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। ये तुम्हारा गैमेट बन गया जो तुमको बताना था। अब तुम क्रॉस करो और उसके बाद इसका रिजल्ट देखो, मैंने वीडियो में बहुत अच्छा से कराया ये सारी चीजें को। अब उसके बाद देखो यहाँ पे तुमको इसको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, ध्यान से देखो। एज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द सीड्स ऑफ प्रोजेनी
पीछे करके देखना अगर समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है। और लेक्चर देख लो, 30-35 मिनट का जेनेटिक्स का लेक्चर है, ठीक है। एज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ फिनोटाइपिक प्लांट कितना होता है, 9:3:1 होता है, जहाँ पे पॉसिबल इन ओनली इफ क्रॉस इज डायहाइब्रिड। डायहाइब्रिड क्रॉस मतलब दो कैरेक्टर कंसीडर किए हैं सर, एक राउंड लिए एक येलो लिए। दो पेयर ऑफ फैक्टर्स फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। और तुमको पता है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि हेटेरोजाइगस पेयर में हमारे पास क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है, ध्यान से देखो हमारे पास क्या है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है कि हमारे पास t है और मान लेते हैं कि हमारे पास y है और स्मॉल y है, तो ये इसका असॉर्टमेंट इसके साथ होगा, इसका असॉर्टमेंट इसके साथ होगा, इसका असॉर्टमेंट इसके साथ होगा और इसका असॉर्टमेंट इसके साथ होगा। ये जो असॉर्टमेंट हो रहा है ये आपस में क्या है, ब्लेंडिंग नहीं करेगा, ब्लेंडिंग शो नहीं करता है। यही सब कॉन्सेप्ट था ना जो हमको क्लास में हम बताया था और लेक्चर में भी बताए हुए कि जो हमारे पास जीन है वो ब्लेंडिंग शो नहीं करता है ना, जो गैमेट है वो ब्लेंडिंग शो नहीं करता, मिक्स नहीं होता है। जैसे कि हमारे पास क्या है कि ये वाला कॉन्सेप्ट में आपको क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कॉन्सेप्ट को लिखना है, ठीक है। डिटेल वीडियो आपका अवेलेबल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जाके चेकआउट करो उसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स और बॉय बीइंग बॉर्न इन ए फैमिली जस्टिफाई योर आंसर। फिर से वही क्वेश्चन को अलग तरीका से पूछा गया है। तो गर्ल और बॉय चाइल्ड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है कि 50% चांस दैट गर्ल मे बी बॉर्न, और तुमको पता है 50% चांस दैट बॉय विल बी बॉर्न। इट कैन बी एक्सप्लेन आर एज फॉलोज। और मैंने ये करवाया है बहुत बार क्वेश्चन, तो देखो इसमें और क्या लिखना है कि जो ह्यूमन क्रोमोसोम्स होता है सर, उसमें हम मेरे मैटरनल कॉपी और पैटर्नल कॉपी 22 क्रोमोसोम्स, और पता है 1 पेयर को हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं। एंड नॉट ऑलवेज बीइंग परफेक्ट पेयर, वुमेन हैव परफेक्ट पेयर जिसको सेक्स क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं और जिसको XX बोल रहे हैं, ये करवा चुके हैं, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन आपके पास। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ क्रॉस बिटवीन रेड कलर एंड व्हाइट कलर फ्लावर, ठीक है सर। रेड कलर फ्लावर है और व्हाइट कलर फ्लावर है, रेड कलर फ्लावर है और व्हाइट कलर हमारे पास फ्लावर है, ठीक है। और रेड कलर को RR से, व्हाइट कलर को स्मॉल r से, ठीक है। इसको हम लोग क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, क्रॉस करा रहे हैं सर। F1 हमारे पास गैमेट ये वाला बना, R बना F1 जनरेशन में। उसके बाद व्हेन प्लांट्स रेड कलर फ्लावर्स F1 जनरेशन, व्हेन सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स इन F2। अब F2 में इसको जब हम लाएं तो हमको पता है ये गैमेट बन गया सर, तो यहाँ पे पनेट स्क्वायर बना के हम लोग कर दिए काम। ये पॉलिन हो गया, ये ओव्यूल हो गया, ठीक है। तुमको भी पता है कि पॉलिन और ओव्यूल, पॉलिन क्या होता है सर, पॉलिन फ्लावर का जो फीमेल गैमेट है उसको, मेल गैमेट है उसको पॉलिन बोल रहे हैं, ओव्यूल क्या है, फीमेल गैमेट को बोल रहे हैं। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि रेड, यहाँ पे हम लोग काम कर दिए। F1 generation when cell pollinated plant, F2 generation where obtained in which 75% of plant were red flower। 75% हमारे पास क्या है, रेड फ्लावर है। हमको पता है कि सर ये भी देखो रेड होगा, ये भी देखो रेड होगा, ये भी देखो रेड होगा, कोई नया बात तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो करैक्टर आते हैं वो कैसा होगा, 3:1 के फॉर्म में आएंगे। 3:1 में यहाँ पे 3 तो हमारे पास रेड ही आएंगे, 1 हमारे पास व्हाइट आएंगे। तो फिनोटाइपिक रेशियो तो तुम देख सकते हो कि 3 हमारे पास रेड है, मतलब 75%। कैसे निकला सर, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/4 × 100 है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 बार में, यहाँ पे 50 बार में, और ये 25 बार में रेड कलर एंड व्हाइट कलर आ रहा है फ्लावर, ठीक है। एक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 फ्लावर है और व्हाइट कलर, अब ये कितना आ जाएगा, 25 फ्लावर है और व्हाइट कलर। तो बस तुमको यही यहाँ पे दिखाना था, और रेड कलर को आ रहा है, व्हाइट कलर को एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस, ठीक है। ट्रेट इन हम लोग क्रॉस विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट करा रहे हैं। ये फ्लो चार्ट हमारे बनाना था, जो ये वाला बना है, तुम देख सकते हो बेसिकली आंसर में तुमको ये फ्लो चार्ट ही बनाना है। रेड कलर फ्लावर से देखो ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी वाला, गर्ल्स एंड बॉयज वाला F2, जो तुम्हारा F2 में इसको जब हम लाएं तो हमको पता है ये क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर कर दिए ट्रेट ये पॉलिन हो गया, ये ओव्यूल हो गया, ठीक है। तुमको भी पता है कि पॉलिन और ओव्यूल, पॉलिन क्या होता है सर, पॉलिन फ्लावर का जो फीमेल गैमेट है, मेल गैमेट सेम पॉलिन बोल रहे हैं, ओव्यूल क्या है, फीमेल गैमेट को बोल रहे हैं अर्लियर। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, तो देखो तुम्हारे पास क्या है, रेड यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। F1 जनरेशन व्हेन सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट, F2 जनरेशन हमारे पास रेड इन 75% ऑफ प्लांट रेड। ए का क्या 75% हमारे पास क्या है, रेड फ्लावर है, हमको पता है 10%। ये भी देखो रेड होगा, ये भी देखो रेड होगा, ये भी देखो रेड होगा, कोई नया बात 60% है। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा अर्लियर आया होगा, कैरेक्टर आते हैं, कहीं ना कहीं तुमको पता होना चाहिए कि 10% वाला जो ट्रेट में यहाँ पे इसके बारे में क्या बताया जाएगा, एक हमारे पास व्हाइट आएंगे, असेक्सुअली रेशियो जो तुमको पता है बहुत प्रिमिटिव हमारे पास रेड है, और ये 75% रिप्रोडक्शन निकला सर, ये बहुत पहले ही आया होगा, 3/4 स्पीशीज अपीयर अर्लियर। तो यहाँ पे 2 बार में, यहाँ पे 50 बार में, और ये 25 बार में, तो देखो 75% आ रहा है। अब आगे आते हैं, एक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बचा इंक्रीज एंड वेरिएशन, अभी कितना आ जाएगा 25%।
तो ठीक है, सेक्सुअल तो रिप्रोडक्शन बस में तुमको देखा जाए यही तो यहाँ पे हायर दिखाना था डाइवर्सिटी कि कौन सा हायर कितना आ डाइवर्सिटी रहा है है सर, और एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस और डिपेंडिंग डिपेंडिंग अपॉन द अपॉन नेचर द ऑफ हेल्प ऑफ फ्लो वेरिएशंस, चार्ट। मतलब कि तुमको ये कभी फ्लो कभार चार्ट को मैक्सिमम बनाना केस था, में जो तो बना वेरिएशंस हुआ है तुम देख सकते एडवांटेजेस हो। क्रिएट बेसिकली करते हैं, आंसर में तुमको ये ठीक है। फ्लो चार्ट अब को ही आगे बनाना देखते हैं है। डिफरेंट अब फिर से देखो ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी वाला, गर्ल्स एंड बॉयज वाला, जो तुम्हारा सिलेक्शन ऑफ हो गया है, ठीक है। वेरिएंट बाय एनवायरमेंटल फैक्टर फ्रॉम द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ठीक है। ये बहुत बार मैंने अचीवर वाला भी क्वेश्चन में तुम लोग को दिया था, ठीक है। हाउ डू मेंटल सो दैट कुछ ट्रेट तुम्हारा डोमिनेंट है या रेसेसिव है, इसका आंसर देखो क्या लिखना है तुम लोग को, कि मेंडल के बारे में तुमको बस ये क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना। मेंडल का एक्सपेरिमेंट से ये कैसे पता चलता है कि कुछ ट्रेट डोमिनेंट है कुछ ट्रेट रेसेसिव है, तो कुछ इसमें सोचने वाला बात है क्या जी। F1 और F2 वाला वो वाला भी बना दो, सही हो जाएगा। जब तुम क्रॉस करके बना दो एक, तो इट वाज ऑब्जर्व दैट मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, दिस वी आर नो हाफ वे characteristic in this first generation of F1 progeny, this means that no medium size plant, ठीक है। F1 में तो कोई मीडियम साइज प्लांट था नहीं सर। अब आगे आते हैं, ऑल प्लांट्स वेर टॉल इन F2 जनरेशन, 1 प्योर था और 2 हाइब्रिड था, मतलब 1:2:1, 1:2:1, जहां पे हम लोग देख रहे थे कि एक डार्क था एक तुम्हारे पास टॉल था, है ना। अब उसके बाद 3:1 तुम्हारा क्या था, फिनोटाइपिक रेशियो, जेनेटिक मेकअप क्या था, 1:2:1, ठीक है। बिकॉज बोथ टी एंड टी स्मॉल टी आर टॉल प्लांट्स एंड only small t are short plant, it means that there is a single copy of t is enough to make plant tall, ठीक है। तो मान लो कि t क्या है, एक तो तुम्हारा टॉल प्लांट बना रहा है, ट्रेट टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट, वाइल यहाँ पे तुम्हारे पास जो बिहेव कर रहा है स्मॉल टी क्या है, रेसेसिव ट्रेट के जैसा बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि इसको कैसे लिखना है तुमको। ये लिखने के लिए समझो और क्या इसमें है ध्यान से समझना। इट इज ऑब्जर्व दैट सर कि प्रोजेनी ऑफ टॉल प्लांट विथ राउंड सीड, ठीक है। टॉल प्लांट विथ राउंड सीड, एक एग्जांपल ले लेते हैं, टॉल प्लांट विथ राउंड सीड, ठीक है। अब समझ गया। अब आगे आते हैं, अब आगे हमको क्या समझना है कि शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल सीड्स, शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल सीड्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बियर द प्रोजेनी ऑफ ऑल टॉल राउंड सीड्स इन F1। F1 में क्या होगा, F1 में कुछ ऐसा होगा जहाँ पे टॉल राउंड आएगा सर, ठीक है, बात तो सही है, F1 में कुछ ऐसा आएगा। अब उसके बाद क्या बोला है कि F2 जनरेशन में दिस डायहाइब्रिड क्रॉस इज रेज्ड, इट वाज ऑब्जर्व सम F2 प्रोजेनी आर टॉल प्लांट्स टॉल विथ राउंड सीड्स, और कुछ क्या होगा सर, कुछ हमारे पास क्या होगा तुमको नहीं दिख रहा है पर हम पढ़ देंगे, ठीक है। कुछ क्या होगा हमारे पास, शॉर्ट प्लांट होगा विथ रिंकल सीड्स। न्यू मिक्सचर आल्सो अपीयर्ड लाइक ए टॉल प्लांट्स एंड रिंकल सीड्स, सही बात है। यहाँ पे सर अब देखो F2 में हमारे पास राउंड सीड्स है, साथ साथ रिंकल सीड्स भी है कि नहीं। अब उसके बाद हमारे पास क्या यहाँ पे समझ में आना चाहिए, थस टॉल शॉर्ट ट्रेट एंड राउंड रिंकल ट्रेट्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। तुमको क्या लग रहा है, टॉल शॉर्ट राउंड रिंकल के अलावा भी कुछ बना क्या, नहीं, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड हुआ है ना, यही तुमको यहाँ पे लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से क्या ध्यान से देखना है, ए मेन विथ ए ब्लड ग्रुप ए मैरी विथ अ वुमेन विथ अ ब्लड ग्रुप ओ, देयर डॉटर हैज ब्लड ग्रुप O, in this information enough to tell which trait of blood group A और O is dominant। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन मैं फिर से एक नेक्स्ट सेशन में आपको तुरंत मैं करवाऊंगा, ठीक है। अभी मैं इसको होमवर्क रहने देता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अब तक का सेशन का बोल सकते हो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन में ब्लड ग्रुप का है। तो बस मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसका आंसर दे देता हूँ, वाई नॉट का आंसर देखो आने का चांस बहुत कम है क्योंकि एनसीईआरटी में आपका इतना डीप में दिया हुआ नहीं है मल्टीपल एलील कोडोमिनेंस के बारे में, पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या इसमें लिखना है। देखो पर्सन के पास ए टाइप हो या बी टाइप हो या ए बी हो, आपको पता होना चाहिए जो ब्लड ग्रुप है वो मल्टीपल एलील, दैट मींस कि उसका बहुत सारे एंटीजन पे डिपेंड करता है कि ब्लड ग्रुप होगा क्या, ठीक है। तो इट इज कंट्रोल्ड बाय मेनी फिनोमेना लाइक ए मल्टीपल एलील डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, ठीक है। तो ये जो डिपेंड करता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस पॉलीसैकेराइड, जिसको हम आरबीसी सेल्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये एंटीजन पे डिपेंड करता है। तो ध्यान से समझना, सेशन थोड़ा सा आज का बड़ा हो गया है, हम लोग लगभग हर एक क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका जो जेनेटिक्स का था और अर्बन एनवायरनमेंट का था, लगभग जो इंपॉर्टेंट 5-7 साल में आए हुए हम लोग सब लगभग किए। ये वाला क्वेश्चन मेरे को होमवर्क चाहिए, जो ग्रुप हम लोग का बना हुआ है, ठीक है, जो भी आपके साथ मेरा ग्रुप बना हुआ है, एटलीस्ट जरूर ये वाला क्वेश्चन लिख के भेजना। मैं क्लास में भी ये क्वेश्चन करवाया है हूँ कोई क्लास में, और उसका अचीवर टेस्ट में मैं दिया हूँ। तुमको ये क्वेश्चन मैं इसलिए फिर खुद से करने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे बता दूंगा, फिर से तुम सुन के नहीं करोगे। तो तुमको क्या है वो टेबल बनाना है ब्लड ग्रुप वाला जो मैं एक्सप्लेन किया था,
ठीक है। और एक स्टूडेंट हमसे ये डाउट भी पूछा था, मेरे को अभी याद आ रहा है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग वहाँ पे क्लास में भी एक्सप्लेन किए थे। तो हम लोग मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा इस सेशन में, थोड़ा सा बड़ा सेशन हो गया है, पर एक बात याद रखना कि अभी आई थिंक कि कितना समय हुआ होगा, मैं बता रहा हूँ। अभी लगभग आप देखोगे तो कितना बज रहा है ना, 2:09 हो रहा है। कितना हो रहा है? 2:09 हो रहा है। अब 2 बजे, आई थिंक कि हम 9 बजे यहाँ पे आए थे, तो लगभग कितना घंटा हो गया? 5 से 6 घंटा, 5 घंटा हो गया। 5 घंटा में स्लाइड बना, और वीडियो शूट होने में लगभग 1.5 घंटा का वीडियो होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा का वीडियो से ज़्यादा नहीं होगा। तो सोचो कि इतना समय लगता है स्लाइड से इसको करने में। अभी एडिटिंग बाकी है, अभी बहुत सारा एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो लगभग 6 से 7 घंटा लग जाता है 1-1.5 घंटा का वीडियो बनाने में। तो तुमको भी इतना इफर्ट डालना है और 100% देना है, क्योंकि 10th का एग्जाम तो बार-बार नहीं आएगा, ना 12th का, ना 10th का। तो एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको उतना ही अच्छी तरीक़ा से दो, और उसके बाद क्या है कि रिलैक्स रह के पढ़ाई करना है, ठीक है। ज़्यादा हेक्टिक नहीं कर लेना है ताकि तबीयत खराब हो जाए, ठीक है। तो इस सब चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू।